Good morning, 12th class. We are discussing about the chapter 13, population, organisms and population. Okay, तो इसमें हमने different topics पढ़े हैं, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स. लास्ट क्लास में हमने एज pyramid को समझा था. तो एक बार एज pyramid के टॉपिक को एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे पॉसिबल होती है, ग्रोथ का पैटर्न क्या रहता है, वो हम समझेंगे. ओके, चैप्टर लिख देता हूं मैं. चैप्टर 13 चल रहा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. एज पायरामिड के टॉपिक को एक बार दोबारा देखिए. Yes, the topic is age pyramid. एज पायरामिड में मैं पहले डायग्राम ही बना लेता हूं.
हाँ बेटा ध्यान से देखिए, एज पिरामिड किसी पॉपुलेशन के अंदर, बच्चों किसी पॉपुलेशन के अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उसे हम क्या कहते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। हाँ बोर्ड पे देखिए, तो एज पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक पॉपुलेशन की संभावना को बताया कि बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी, या स्टेबल रहेगी, या डिक्लाइन होगी। तो एक पॉपुलेशन के अंदर हम 3 एज ग्रुप रख सकते हैं। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। एक रखते हैं रिप्रोडक्टिव, जो अडल्ट है, यंग है, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गया। और एक रखते हैं बुजुर्गों का, जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो ये 3 एज ग्रुप रख लेते हैं, ठीक है। अब इस एज पिरामिड को देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो प्री रिप्रोडक्टिव जो है, मतलब जो बच्चे हैं उनका पॉपुलेशन ज्यादा है इस पॉपुलेशन के अंदर। फिर लेते हैं रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का जो प्लॉट है वो बच्चों से थोड़ा कम है, उनका नंबर बच्चों से कम है। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो और कम है, सबसे कम वही है। तो बच्चों ऐसी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी। आज से 10 ईयर्स बाद या 15 ईयर्स के बाद में वो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसका रीजन ये है कि ये जो बच्चों का ग्रुप है, जब 10 से 15 साल बाद जब ये अडल्ट हो जाएगा तो इनका नंबर ज्यादा होगा। इनका नंबर ज्यादा होगा तो इनका रिप्रोडक्टिव फेज भी ज्यादा रहेगा और पॉपुलेशन ग्रो करेगी। ठीक है, समझ में आया? सोच समझ में आया? नेक्स्ट लेते हैं स्टेबल। इसमें देखिए बच्चों के, इसमें ये जो प्लॉट है और ये लगभग इक्वल सही है, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये दोनों एज ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है वो इक्वल नंबर में है। मतलब बच्चों की संख्या और अडल्ट की संख्या इक्वल है, बराबर है। और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है उनका है नंबर। तो ऐसी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, क्योंकि बच्चों का नंबर और बड़ों का नंबर इक्वल है, तो 10 साल बाद में भी कोई फर्क आने वाला है नहीं। तो इसलिए पॉपुलेशन ना तो ग्रो करेगी ना ही कम हो जाएगी, ठीक है, ना ही कम होगी। नेक्स्ट लेते हैं डिक्लाइनिंग। इसमें देखिए बच्चों की यहाँ जो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप है, बच्चों का जो नंबर है वो कम है, बड़ों का अडल्ट का नंबर यहाँ पर ज्यादा है, और बुजुर्गों का या जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो कम है, ठीक है ना। तो ऐसी पॉपुलेशन में आफ्टर 10 to 15 ईयर या कुछ समय बाद में क्या होगा कि जो ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है जब अडल्ट होंगे तो उनका नंबर कम रहेगा। उनका नंबर कम होगा तो रिप्रोडक्शन भी कम होगा और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होगा, ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, कम होगी। तो बच्चों ये एज पिरामिड का टॉपिक था और इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। समझ में आया आपको सभी को? चलिए आज बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और नया टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये पॉपुलेशन ग्रो कब करेगी? Population growth. The next topic is population growth. इसमें फर्स्ट है natality, second is mortality, और थर्ड इज immigration, and fourth is emigration, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों में, NT
+1 NT प्लस B प्लस I B प्लस E। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, कोई पॉपुलेशन ग्रोथ कब करती है, तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कोई भी पॉपुलेशन। सबसे फर्स्ट लेते हैं नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या है? नेटेलिटी कहते हैं बर्थ रेट को। किसको कहते हैं? बर्थ रेट को। तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड में जो पर कैपिटा कह सकते हो, पर पर्सन कह सकते हो, या पर ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेटेलिटी कहते हैं। द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड पर कैपिटा इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड, या एक फिनिश टाइम पीरियड, एक निश्चित समय के लिए जो नए ऑर्गेनिज्म उस दौरान प्रोड्यूस होते हैं उसे हम उसकी बर्थ रेट और नेटेलिटी कहते हैं। तो कोई पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बर्थ रेट पर डिपेंड करती है। सेकंड लेते हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी क्या है कि पर कैपिटा, पर पर्सन या पर ऑर्गेनिज्म एक डेफिनेट टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं उसे हम मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी या डेथ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्टेलिटी या डेथ रेट कहते हैं। फिर लेते हैं इमिग्रेशन। किसी पॉपुलेशन के अंदर या किसी एरिया के अंदर बाहर से जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, माइग्रेट होके बाहर से जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। और एमिग्रेशन क्या है कि किसी एरिया से, किसी पॉपुलेशन से जो ऑर्गेनिज्म कहीं और मूव कर जाते हैं उसे हम एमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो बच्चों, जो एंटी है, एंटी जो है एन लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। ठीक है, और एन टी प्लस 1 यहां पर क्यों लिया? एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद। पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर ए फिनिट टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है बच्चों, मैं फिर से बता दूं। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, बर्थ रेट को डी से शो कर सकते हैं। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, डेथ रेट को डी से शो कर सकते हैं। इमिग्रेशन को आई से और एमिग्रेशन को ई से। समझ में आ गई बात? यहाँ पर एन पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो एन टी का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, मतलब इनिशियली जो टाइम चल रहा है उस पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। और एन टी प्लस 1 का मतलब है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 वीक, जो भी आपका जो एक टाइम ड्यूरेशन लिया है। तो एन टी प्लस 1 क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर ए फिनिट टाइम पीरियड, आफ्टर एक निश्चित समय के बाद में जो पॉपुलेशन डेंसिटी उसे कहते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, इसके लिए फॉर्मूला है एन टी प्लस 1 बराबर एन टी प्लस बी प्लस आई, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। समझ में आ गई बात? मतलब जितनी बर्थ रेट है, जितना इमिग्रेशन हुआ है, वो नंबर डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन को उससे माइनस करेंगे। अगर ज्यादा आ रहा है तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और कम आ रहा है तो पॉपुलेशन ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और अगर इक्वल आ रहा है तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। आगे बात समझ में? तो किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ में बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दो बहुत बड़े कंपोनेंट है। किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ में बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन है, मान लो कोई नई कॉलोनी बसती है, ठीक है, और अचानक से बाहर से कई सारे ऑर्गेनिज्म आ गए या ह्यूमन आ गए, कई सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, ह्यूमन आ गए अचानक से उस कॉलोनी के अंदर। ठीक है, तो अचानक से जो है पॉपुलेशन राइज कर जाएगी। ठीक है, या कहीं पर डिजास्टर हो गया और वहां से लोग मूव कर गए किसी और एरिया में,
किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, तो अचानक से वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अचानक से यहाँ पर इमिग्रेशन के कारण से फर्क पड़ जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एरिया में डिजास्टर हुआ तो वहां से बहुत ज्यादा नंबर में जो लोग हैं या ऑर्गेनिज्म है मूव कर गए कहीं और। ठीक है ना, तो कहीं और मूव कर गए तो अचानक से एमिग्रेशन हो गया तो पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अप्लाई होता है। जबकि जनरली एक शहर के अंदर, किसी कंट्री के अंदर जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है मेन रहता है पॉपुलेशन की ग्रोथ में। ओके, हाँ, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की ग्रोथ को समझाने के लिए दो ग्रोथ मॉडल आपके सिलेबस में है। ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। dn अपॉन dt, dn अपॉन dt बराबर b माइनस डी इंटू n। लेट b माइनस डी r, then dn upon dt, dn upon dt equals to rn। यहां पर r बराबर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज।
यस बच्चों, बोर्ड पे देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार ठीक है, पैटर्न थोड़ा अलग है, ऑब्जेक्टिव पार्ट ज्यादा आएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट ही रहेगा। लेकिन नहीं तो ये क्वेश्चन बनता है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल, यहाँ पर दो प्रकार के ग्रोथ मॉडल मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस का पार्ट है, कि कोई पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरीके से होती है। ये डिपेंड करता है कौन सी ज्यादा ग्रोथ सही रहेगी, डिपेंड करता है वहां पाए जाने वाले जो फैक्टर्स हैं, फूड की अवेलेबिलिटी है, रहने का स्थान है, और जो रिसोर्सेज हैं जो उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर। तो पहला जो ग्रोथ मॉडल है वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। इस ग्रोथ मॉडल में ये बताया गया कि जब फूड की अवेलेबिलिटी भरपूर होती है, जब स्पेस की अवेलेबिलिटी भरपूर होती है, जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अबंडेंट होती है, भरपूर होती है, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, फूड अनलिमिटेड होता है, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी अनलिमिटेड होती है, एक्सपोनेंशियल होती है। ये इस मॉडल के अंदर बताया गया। इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर एन हम पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। एन किसके लिए यूज करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, और टी यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो dn अपॉन dt ये किसके इक्वल होगा, एन तो होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बी माइनस, भाई जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, मतलब जितने डेथ हो गई है उनको घटा दो, और जो नए जो ऑर्गेनिज्म ऐड हो गए हैं तो उनको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा dn अपॉन dt b माइनस डी मल्टीप्लाई बाय n, n यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पर बच्चों हम b माइनस डी को r लेते हैं। क्या मानते हैं, लेट द b माइनस डी इक्वल्स टू r, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn। समझ में आ गई बात? यहाँ पर n पॉपुलेशन डेंसिटी है, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, मतलब किसी एरिया की कोई भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है या किसी कंट्री की पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी घटेगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे r से। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज की। ये अलग अलग हो सकती है, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है कि जो नॉर्वे रेट है उसका r 0.015, फ्लोर बीटल का r 0.12, और 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इंडिया में उसका r था 0.0205 उस समय था, ठीक है ना। तो सीधा सा इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपको आंसर मिल जाता है कि पॉपुलेशन कितनी ग्रो करेगी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मैंने ग्राफ बना दिया है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए जो ग्राफ आता है वो जे शेप आता है। क्या आता है, जे शेप। ये एक्सिस टाइम के लिए है और ये एक्सिस पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। तो टाइम के साथ में अगर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और ये जो ग्राफ है ऊपर ग्रो करता हुआ चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जे शेप कर्व है किसके लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, dn अपॉन dt बराबर rn, ठीक है। अगर इसका हम लॉगरिथम लें, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अगर ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका अगर हम लॉग लें या इंटीग्रल फॉर्म लें, तो अपने पास फॉर्मूला आएगा nt इक्वल्स टू n0। n0 मतलब इनिशियली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो e की पावर rt, nt बराबर n0 e की पावर rt। यहाँ पर nt क्या है, आफ्टर टाइम t पॉपुलेशन डेंसिटी, n0 इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, e क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। व्हाट इज e, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसकी वैल्यू है 2.718। आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है और टी टाइम, ठीक है, टाइम है। ओके, ऑनलाइन में जो भी बच्चे बैठे हैं, अगर ये टॉपिक समझ में आया तो एक बार हैंड रेज कर दो, एक बार हाथ ऊपर कर दो सारे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक ग्रोथ, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में फॉर्मूला आएगा dn अपॉन dt इक्वल्स टू Rn k माइनस n k। ठीक है, तो वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। अभी इसका ये क्वेश्चन है कि भाई ये सीधा क्यों नहीं आता, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको भी। यहां पर n है पॉपुलेशन डेंसिटी, r intrinsic rate of natural increase intrinsic rate of natural increase, और k है नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। k इज द नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, और इसका ग्राफ आएगा एस शेप। लैग फेज, लोग फेज, यस बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, टाइम कम है, 6 मिनट्स है, लेकिन टॉपिक पूरा समझेंगे, विद इन 2 to 3 मिनट आप समझ जाएंगे। बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपने ये समझा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। ठीक है, आपने पूछा था कि जे शेप क्यों आता है, भाई इनिशियली तो पॉपुलेशन कम है, धीरे धीरे वो ग्रो कर रही है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि जो दो पेरेंट हैं, पहले उनके बच्चे हुए, उनके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो फिर स्पीड ज्यादा तेज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? इनिशियली स्लो होगी, लेकिन फिर बाद में स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है ना। अब आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ पर। लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये बताया गया कि नेचर के अंदर कोई भी रिसोर्स है वो लिमिट में, जो रिसोर्सेज है चाहे वो कितनी भी ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड है। ठीक है, और सूनर और लेटर थोड़े समय बाद में क्या होगा कि वो कम होने शुरू हो जाएंगे, लिमिटेड रह जाएंगे, और यही कारण है कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो नेचर के अंदर कभी भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस लेवल का नहीं होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये नेचर की केयरिंग कैपेसिटी है, नेचर खुद केयरिंग करती है, नेचर खुद केयर करती है, कि नेचर की ये एबिलिटी है कि वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल रखती है। जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े समय बाद में लिमिटेड हो जाते हैं, और इसी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इसे हम नेचर की केयरिंग कैपेसिटी कहते हैं, और इसे के से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? के से शो करते हैं। और ये जो ग्रोथ मॉडल है ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा सटीक है, सही है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला आएगा dn अपॉन dt इक्वल्स टू Rn एंड k माइनस n अपॉन के। यहां पर इसे हम वर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। n पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम t, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, r इज द नेचुरल रेट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k इज द केयरिंग कैपेसिटी।
ठीक है, इसके कारण से पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। ग्राफ देखिए आप, इसका जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ है वो एस शेप होगा, सिग्मॉइड कर्व होगा, और ये सभी पर अप्लाई होता है, हर ऑर्गेनिज्म पर, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सभी में अप्लाई होता है एस शेप या सिग्मॉइड कर्व। इस सिग्मॉइड कर्व में ये एक्सिस टाइम का है और ये पॉपुलेशन डेंसिटी का है। शुरुआत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है स्लो रहती है, इसे हम लैग फेज कहते हैं। जब रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं तब एकदम से फिर ग्रोथ बढ़ती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लग जाती है, तो ग्राफ सीधा आता है ऊपर। फिर थोड़े टाइम बाद में जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, लिमिट में आ जाते हैं, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं डी एक्सीलरेटिंग फेज। क्या कहते हैं? डी एक्सीलरेटिंग फेज। और फिर ये जो ग्राफ है सीधा आता है, सीधा चलता है, फिर ये स्टेशनरी फेज है, स्टेबल रहती है यहाँ पर पॉपुलेशन। ओके, तो ये एस शेप या सिग्मॉइड कर्व है फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ, फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया? ऑनलाइन में जितने भी बैठे हैं एक बार हैंड रेज कर दें अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो। रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में करेंगे। एक बार हैंड रेज कर दें सभी।